जो भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है या जो भी स्टॉक में आपको लग रहा है कि फंडामेंटली सही नहीं है, तो उसको आपको आपके सेलिंग लिस्ट में रखना पड़ेगा। तो आप सिर्फ प्योर टेक्निकल के बेसिस पे नहीं कर सकते। वो रेलेवेंस नहीं रही चार्ट्स की जो पहले थी। क्यों मैं बोल रहा हूँ और क्यों ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि चार्ट्स में आप ट्रेंड देखते हो। अभी वो ट्रम्प के ऊपर मूड पे चलता है, एक दिन में वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। आई मीन कल सुबह वो बोलेगा कि मैंने पीस डील करवा दी, दूसरे दिन बोलेगा कि मोदी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तीसरे दिन बोलेगा आसिफ मुनीर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो उसके कारण मार्केट में अनसर्टिनिटी काफ़ी हो चुकी है। बट जो आज का फेज़ है 2025 साल से, दिस इज़ द गोल्डन पीरियड। बुक्स अवेलेबल नहीं थे, चार्टिंग डेटा अवेलेबल नहीं थे 2008, 9, 10 में, 11 में। कोई सिखाने वाला नहीं था, कहीं स्टक हो जाए तो कुछ पता नहीं चलता था। एल्गो के ऊपर कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी, चैट जीपीटी जैसी या इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें नहीं थी। ये आपका मिनिमम 1:2, 1:3, 1:4, एक लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती कि भाई आपका अगर आपकी स्ट्रैटेजी 1:2 पे काम नहीं कर रही है या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं ले रहे हैं, तो आप नेट टू नेट एक तरीके से लूज़र रहेंगे। बहुत मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के कारण हुआ है। हाय फ्रेंड्स, अंकुश हियर। और आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, वो रायपुर आए हुए थे। हम लोग कुछ इवेंट के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए एक छोटा सा आज हम लोग पॉडकास्ट करते हैं। तो आशीष भाई, वेलकम। और आशीष भाई को आप सब जानते ही हैं, आपने कई बार इनको न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, बहुत सारे इवेंट में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं एज ए स्पीकर। तो आज हम उनसे समझेंगे कि उनका मार्केट को लेके बेसिकली क्या अप्रोच रहता है, उनका डेली एनालिसिस, काफ़ी जो एक्यूरेसी रहती है उनकी ट्रेड्स में, उसकी क्या अप्रोच रहती है और क्या आप लर्निंग कर सकते हैं, उनके बारे में हम ट्राई करेंगे आज। बहुत सारी डिस्कशन करेंगे मार्केट से रिलेटेड। तो वेलकम आशीष भाई। थैंक यू अंकुश। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, थैंक यू। सो आशीष भाई, बिफोर वी स्टार्ट, अपनी जर्नी के बारे में आप बताइए कि कैसे आप मार्केट में आए, और बीइंग अ सीए, वो प्रोफेशन तो आप थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, पर अभी आप एक फुल टाइम ट्रेडर की आपकी एक इमेज जो बनी हुई है, उस पर आप किस तरीके से लैंड अप हुए फाइनली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। थैंक यू अंकुश। अलसे हमेशा से मार्केट का एक कीड़ा था, थर्ड जनरेशन हूँ मार्केट में। ओके। और जब सीए कर रहे थे तभी ये रियलाइज़ हो गया था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड में जाना है। तो बहुत मेहनत की उस समय। इट वाज अ टफ पीरियड, क्योंकि सीए करना ही डिफ़िकल्ट था। तो आई कंप्लीटेड सीए के साथ और 3-4 डिग्रीज़ ली, सीएस, एलएलबी, एफआरएम L1 किया। और कोशिश यही थी कि कहीं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब मिल जाए। बैड लक बोलो या गुड लक बोलो, 2008 के ईयर में पास आउट हुआ, बहुत बुरा फेज़ था। बट फिर भी एजुकेशन अच्छा था, मेहनत की हुई थी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था। तो इसलिए जेपी मॉर्गन बैंक में एनालिस्ट की जॉब मिल गई थी। बस वो टर्निंग पॉइंट था, वो जॉब मिली। उसके बाद प्रॉप डेस्क में एक अच्छे जॉब मिली, वहाँ से जंप जो मारा। तो ये जो जेपी मॉर्गन वाला जॉब था, ये मिडिल ऑफिस जॉब था, जहाँ पे हम ट्रेडर्स की फाइल्स आती थी और हम उसको एनालाइज करके उसमें एनालिसिस करके नैव वैलिडेशन करते थे उसका। ओके, तो वो क्या होता है बेसिकली? तो जो आपके समझ लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड है, वो जो भी ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड फाइल्स वो हमको भेजते थे जेपी मॉर्गन में, ट्रेजरी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में। और वो फाइल्स के बेसिस पे हम नैव, जो आप एम्फी के वेबसाइट पे आप एनएवी देखते हैं, ओके ओके। उसको हम पब्लिश करते थे। सो इट वाज लाइक अ फंड अकाउंटिंग बट मिडिल ऑफिस जॉब आप बोल सकते हो। बट वो एक्सपोजर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आप डेली ट्रेड्स देख रहे हो जो आ रहे हैं, आप उसके बाद उस पर रिसर्च और करते हो। आपका सिंस यू हैव अ पैशन, तो आप और ज़्यादा उस पर डीप जाके पढ़ते हो। तो उसके कारण आई वॉज एबल टू गेट अ फ्रंट एंड ट्रेडिंग जॉब। तो वहाँ पे आई वॉज ट्रेडिंग एज अ प्रॉप डेस्क में, और अक्रॉस ग्लोब, मतलब यूएस मार्केट्स, इंडिया मार्केट, सिंगापुर मार्केट। तो आई वॉज ट्रेडिंग दैट। वहाँ से फिर आई गॉट अ जॉब इन सिंगापुर में। सो अराउंड 1 साल सिंगापुर था एक प्रॉप डेस्क के साथ। एंड देन फाइनली वी स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2011-12 में हमने हमारा अपना सेटअप पूना में वापस स्टार्ट किया।
ओके, सो जितना मेरे को पता है आपका जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो एक आईटी कंपनी से आपने कुछ वर्किंग की थी उस जी पे, और आपका एक काफ़ी अच्छा जो एचएफटी फर्म्स था उसमें भी आपका एक पार्टिसिपेशन था, और वो तो एक ऐसा फेज था जो जस्ट स्टार्टिंग ही था इंडिया के लिए एल्गो का, क्योंकि मैंने भी कहीं पे 13-14 में थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। तो वो जर्नी कैसी रही थी आपकी? तो 2000 जब 8-9 में हम लोग ट्रेड कर रहे थे यूएस मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स, तो अब हम एल्गो यूज़ कर रहे थे। तो जिस कंपनी का यूज़ कर रहे थे वहाँ के जो सीटीओ थे, उन्होंने अपना सेटअप चालू किया था 2012 में, पुणे से ही थे। तो आई गॉट एसोसिएटेड विथ हिम, और तब से फिर हम लोग 2012 से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में फोकस्ड है। आज भी आप इंस्टीट्यूशन एल्गो में अगर आप बोलोगे तो ब्लिट्स इज़ वन ऑफ द, आई से इफ़ नॉट एट नंबर 1, प्रॉब्ली एट नंबर 2। ओके। क्या वी तो क्लेम हम तो नंबर 1 पे ही है, बट अगर आप अगर सरकास्टिकली या उसको वैसे भी देखोगे कंजर्वेटिवली, तो वी आर एट नंबर 2 पोजीशन फॉर श्योर। ओके। ब्लिट्स जो सॉफ्टवेयर है, ओके। तो हम इंस्टीट्यूशन फोकस ज़्यादा एल्गो बनाते हैं। जो भी बड़े क्वांट डेस्क है उनको जो कंप्यूटिंग चाहिए, सो दैट इज़ व्हाट वी प्रोवाइड। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो जैसे मेजर हमारी जो ऑडियंस है वो एक रिटेल ट्रेडर्स है, राइट? तो जैसे आपका डेली इन्वॉल्वमेंट होता है, आपको टीवी में भी बहुत लोग बेसिकली फॉलो करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ ट्रेडर एक आपका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, और क्या आप ऑब्जर्वेशन करते हैं मार्केट में? जैसे आपको चाहिए कि आज इंट्राडे किस तरीके से मार्केट रहने वाला है, क्योंकि मेजरली इंट्राडे प्लेयर्स ही है। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? क्या क्या चीज़ें आप इम्पोर्टेंट थोड़ा सा गौर करते हैं, या जिस पे आप वेटेज देते हैं, वो थोड़ा सा गाइड करिए हमको। उससे पहले अंकुश एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिंस यू आर इन मार्केट 2006 से, प्रोफेशनली तुम भी 2008 से हो, मैं भी उसी पीरियड से हो, मतलब एकदम फुल टाइम हम डेडिकेटेडली है। बट जो आज का फेज़ है 2025, आई से दिस इज़ द गोल्डन पीरियड। बुक्स अवेलेबल नहीं थे, चार्टिंग डेटा अवेलेबल नहीं थे 2008, 9, 10 में, 11 में। कोई सिखाने वाला नहीं था, कहीं स्टक हो जाए तो कुछ पता नहीं चलता था। एल्गो के ऊपर कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी, चैट जीपीटी जैसी या इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें नहीं थी, एआई जैसे टूल्स नहीं थे। आज बहुत चीज़ें ईजी हो गई, और इससे अच्छा फेज़ मेरे लाइफ में मैंने देखा नहीं। थिंग्स हैव बिकम सो ईजी, किसी को भी आज कुछ करना है तो इतना ईजी हो गया उसके लिए। कुछ भी चीज़ थॉट से लेके ऑपरेशनली तक, लाइव लेकर आने तक, वो जो फेज़ है वो बहुत ईजी हो गया। राइट। और पर ये एट द सेम टाइम ये भी लगता है कि डेटा का ज़्यादा ही बम्बार्डिंग हो रहा है, तो लोग कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे अभी हम लोग जब हमने स्टार्ट किया था और जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते थे तो हमको वीडियोस नहीं मिलते थे, बट अभी आप RSI टाइप करिए यूट्यूब में और आपको इतने सारे, तो नॉलेज का बम्बार्डिंग मेरे को लगता है कि एक तरीके से ज़्यादा भी हो गया रिटेलर्स के लिए, और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे आज भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि RSI का अगर हम लोग डिस्कस करें तो RSI किसी के लिए 30 के नीचे जा रहा है स्टॉक तो उसको लग रहा है कि भाई ये तो स्टॉक ओवर सोल्ड है, बट 30 के नीचे किसी के लिए वो सेम चीज़ हो सकता है कि वो ऐसा बियरिश फेज में चला गया कि अब मार्केट हो सकता है वहाँ से शॉर्ट हो। तो बड़ा कंफ्यूजिंग लोगों को लग रहा है, और अलग अलग चीज़ें मार्केट में है। तो मैं आपका ये अप्रोच जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको एक ट्रेडर को एज अ खासकर जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको कौन कौन से मेजर डेटा पॉइंट्स मार्केट में देखने चाहिए इंट्राडे बेसिस पे? जैसे जनरली हम लोग गिफ्ट निफ्टी सुबह उठ के देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से है, क्रूड ऑयल, तो आप इसमें किसको ज़्यादा वेटेज देते हैं बेस्ड ऑन FIs का डेटा हो गया, DIs का डेटा हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, तो इसमें आपका क्या बेसिकली इनपुट है? जी, तो एक एक करके सवाल खोल लेते हैं। अब FIs का अगर डेटा आपने लास्ट में पूछा उसके बारे में बोलते हैं। देखो, आप 2018 से पहले तक मार्केट बहुत इजी था। यस। क्यों इजी था? क्योंकि FIs वर डोमिनेंट प्लेयर। वो जिस तरफ पोजीशन बनाने देते थे उस तरफ मार्केट चला जाता था, तो हम सिर्फ FIs का डेटा एनालाइज करते थे एंड प्रिडिक्ट करना बहुत इजी हो जाता था। FIs के लॉन्ग्स की तरफ जाओ, आप ट्रेड में पैसा बनता था, और FIs अगर शॉर्ट कर रहे हो तो आप सेल करना चालू करो। बट अब क्या हो गया, अब दो डोमिनेंट प्लेयर हो गए। DIs भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली डोमिनेंट प्लेयर हो गए, और बहुत बड़ा कैश पूल के पास बैठे हैं वो, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड की जो SIP बुक है वो बहुत बड़ी हो गई है। ऑलमोस्ट $3 बिलियन की, 25,000 करोड़ की हर मंथ इन्फ्लोज आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू।
तो अब 2 डोमिनेंट प्लेयर हो गए। DI जो हो गए वो परमानेंटली बुल है, बोले उनको सिर्फ बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी आती है। FIs के लिए इंडियन मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो वो कंटिन्यूसली एग्जिट किए जा रहे हैं। अब हर मंथ, हर डे का क्वार्टर ऑन क्वार्टर मंथ डेटा उठा के देखो। इनफैक्ट 2025 में तो FIs नेट नेगेटिव है अभी तक, नेगेटिव है। ठीक है? और पिछले 3 साल में भी अगर आप देखोगे तो Net नेट to net नेगेटिव negative, में है, yes. खड़े हैं। तो अब क्या हो गया है, जिस दिन भी जो प्लेयर एब्सेंट है या उसका पार्टिसिपेशन कम है, दूसरा प्लेयर की तरफ मार्केट भाग जाता है। FIs अगर शॉर्ट कम कर रहे हैं तो मार्केट भाग जाएगा, FIs अगर DIs कम बाय कर रहे हैं तो मार्केट गिर जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है FIs का डेटा के ऊपर एनालाइज करना, तो उतना रिलेवेंस नहीं रहा FIs का डेटा। बट एट द सेम टाइम आप चार्ट्स भी देखोगे अब, तो वो रिलेवेंस नहीं रही चार्ट्स की जो पहले थी। क्यों मैं बोल रहा हूँ और क्यों ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि चार्ट्स में आप ट्रेंड देखते हो। अभी वो ट्रम्प के ऊपर मूड पे चलता है, एक दिन में वो ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है? आई मीन कल सुबह वो बोलेगा कि मैंने पीस डील करवा दी, दूसरे दिन बोलेगा कि मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तीसरे दिन बोलेगा आसिफ मुनीर इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो उसके कारण मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी हो चुकी है, और उस अनसर्टेनिटी के कारण जो ट्रेंड है वो मैच्योर नहीं हो पा रहे। जो आप देखते थे हम पूरा एक ट्रेंड चल रहा है, वो साइकिल कंटिन्यू होता था, तो अभी वो बीच में ही ब्रेक हो जा रहा है, और बीच में इसीलिए आप ट्रेंड रिवर्सल्स पैटर्न्स काफ़ी देख रहे हो। तो मार्केट डायनामिक्स चेंज हुआ है, बट यस मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आपको अब थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, प्योर टेक्निकल के बेसिस पे नहीं चल सकते। जो भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है या जो भी स्टॉक में आपको लग रहा है कि फंडामेंटली सही नहीं है, तो उसको आपको आपके सेलिंग लिस्ट में रखना पड़ेगा। तो आप सिर्फ प्योर टेक्निकल के बेसिस पे नहीं कर सकते। और जो स्टॉक्स बहुत फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं, जो जिसमें हमको पता है कि कुछ कोई टेम्पररी मार्केट रिलेटेड करेक्शन के कारण उसमें गिरावट है, कि भाई निफ्टी गिर रहा है इसलिए वो गिर रहे हैं, तो उनमें आपको बाइंग स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। ओके, सो साथ में मेरा भी कई लोग से डिस्कशन होता है। तो अभी जो बेसिकली हम लोग लास्ट टाइम देखते थे कि मार्केट का एक 2-3-4 साल तक का एक साइकिल चलता था, स्टील इंडस्ट्री या कोई भी जो साइक्लिकल कंपनीज होती, तो वो कुछ टाइम से मेरे को लग रहा है कि वो जो साइकिल है, या इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें कि जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है, वो मेरे को लगता है कि कहीं पे चेंज हो गई है। लोग पहले 5 साल 10 साल के लिए कंपनी बोलते थे, जैसे वॉरेन बफेट ने भी बोला कि भाई अगर आप 10 साल के लिए कंपनी होल्ड कर सकते हो तो ही आप बाई करो, या कल को मार्केट भी बंद हो जाए, आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आना है तो आप बाई करो। बट रिसेंट में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एन नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स देखे जिसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, बट आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स वो जाके कोलैप्स हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म का जो डेफिनेशन था वो अभी 4-5 साल से चेंज हो गया, 1-2 साल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा लगता है आपको मार्केट देख के? एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या हो रहा है कि जितने एल्गोरिदम्स ट्रेडिंग हो गए उसके कारण एम्पलीफाई भी हो जा रहा है जो ट्रेंड। राइट, अगर गिरावट है तो वो एक्सट्रीम गिरावट हो रही है, मतलब क्योंकि एल्गो के सौदे जा रहे, दे डोंट केयर कि फंडामेंटली अच्छी है या नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पे वो तो सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग है। उनको अगर ट्रेड डायरेक्शन आ गया या ट्रेड का सिग्नल आ गया, सो तो आंख बंद करके एल्गो फायर कर रही है। तो उसके कारण हम जब देख रहे हैं कि जब गिरावट भी आ रही है तो एक्सट्रीम आ रही है, और जब मार्केट शॉर्ट कवरिंग भी दिखा रहा है तो 2 दिन में बहुत अच्छा रनअप दिखा रहा है। राइट। तो और साथ में आपको इस पर क्या इनपुट लगता है? मेरे को बहुत ही ज़्यादा अभी देखने के लिए मिला है। आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग यही देख रहे थे कि एज अ इन्वेस्टर बोलना चाहिए, एज अ ट्रेडर बोलना चाहिए, हमारा बुलिश बायस मार्केट में बहुत ज़्यादा रहता है, और इसीलिए हम लोग को जब मार्केट गिरता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। सो बीइंग अ ट्रेंड फॉलोअर अगर मैं अभी बात करूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ लॉन्ग ट्रेड लेने में, क्योंकि मैंने बड़े पैसे तभी बनाए जब मार्केट में वन साइडेड रैली रहती है। इसके कॉन्ट्रा में मैंने बहुत सारी स्टडी की है कि अगर आप लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो रन करें, या अगर आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है जिसमें आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन किया होगा कि आप लेट से आपने कुछ 2 बुके बना लिए, 5 या 10 स्टॉक्स ऐसे जो आप शॉर्ट साइड में रखें, या 5 से 10 स्टॉक्स ऐसे जो आप लॉन्ग साइड में रखें, ऐसा लॉन्ग शॉर्ट अगर पोर्टफोलियो पे रन करते हैं, तो आपके कोई नोन में है जिसने अच्छा मार्केट में पैसे बनाए, या आपका इस पे क्या बेसिकली इनपुट है? बहुत सारे, और इनफैक्ट एज ए ट्रेडर मैं तो ये बोलूँगा अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो तो ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि जो सबसे बड़ा पैसा बनता है वो ट्रेडिंग में शॉर्ट करने पे बनता है।
क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है तो वन वे डायरेक्शनल गिरता है, राइट और उसमें कोई मार्केट ऐसा नहीं हो कि रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा। बाइंग में हमने बहुत बार देखा है, आपने बाइंग पोजीशन बना ली, मार्केट थोड़ा स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉप लॉस breakout आ हिट गया, किया, फिर हाँ, ऊपर चला गया। चला शॉर्टिंग में वैसा नहीं होता है। ओके अभी रिसेंटली हमने 2-3 स्टॉक देखे थे। हाँ हाँ रिलायंस का भी रिलायंस तो recent फिर में- भी एक बड़ी कंपनी है, छोटी वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखी थी, 2 दिन में 40% करेक्शन, हम्म, 6 महीने में 54%, मतलब 2 दिन में F&O के स्टॉक्स थे, एक दिन में 27-28% गिरा। तो उसमें अगर कोई स्टॉक 27% गिर रहा है तो उसमें से 2-3% निकालना बहुत ईजी है। राइट बट कोई स्टॉक चल ही रहा 2% ऊपर की तरफ, उसमें से आप कितना निकाल लोगे? राइट राइट तो आप अगर ट्रेडर है तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन शॉर्टिंग। ओके और इट इज़ द मार्केट का जो टेक्सचर है वो लॉन्ग ओनली करके पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। आपको शॉर्टिंग आनी ही चाहिए और करनी ही चाहिए। ओके सो आशीष भाई बहुत सारे आपने इनपुट दिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ एक आध स्ट्रैटेजी के बारे में आप डिस्कस करें जो आपको लगता है कि लोगों को थोड़ा सा एक इनपुट मिले व्यूवर्स को, और जिससे उनको कुछ जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स है, जैसे आपका सीधी सीधी बात है आप जो एक्चुअल में करते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है और आप किस तरीके से मार्केट को देखते हैं। तो थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसका एंड टू एंड किस तरीके से आप एंट्री लेते हैं, कैसे आप स्टॉक का बेसिकली फिल्टरिंग करते हैं, और किस बेसिस पे आप उसको मोमेंटम बेस पे उसको आगे लेके जाते हैं। राइट तो पूरा फ्लो समझते हैं कि मेरा जो एनालिसिस का फ्लो है वो कैसा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग एक टॉप डाउन अप्रोच रखते हैं मार्केट में। सबसे पहले मैं सेक्टर एनालिसिस करता हूँ, भले ही वो F&O के स्टॉक्स हो या नॉन F&O स्टॉक्स हो। अब सेक्टर एनालिसिस में सिर्फ इतना सा कैच है कि आप फार्मा का एज अ सेक्टर एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी फार्मा कंपनी इज़ वेरी यूनिक। आप औरोबिंदो और डॉक्टर रेड्डीज़ को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अलग ड्रग्स बना रहे, अलग जोग्राफीज में कर रहे, अलग प्रोडक्ट लाइन है उनका। बट दो बैंक को कंपेयर करना बहुत ईजी है, एक्सिस और ICICI, या दो स्टील कंपनी को कंपेयर करना बहुत ईजी है। अगर आप कोई भी दो स्टील कंपनी देख लो या दो सीमेंट कंपनीज देख लो, तो उनके फंडामेंटली उनको इवैल्यूएट करना भी बहुत ईजी रहता है। तो सेक्टर एनालिसिस एक्सेप्ट ऑफ फार्मा सब में चलता है, भले ही वो आपके IT में हो। आप देखो IT में अगर लॉन्ग रन आ रहे हैं तो सब में चलेगा, सारे IT चल रहे होंगे, ओके और गिर रहे तो सारे गिरेंगे। यस सेम विद प्राइवेट सेक्टर बैंक, सेम विद PSU बैंक्स। तो एक वो बोलते हैं ना हर्ड मूव रहता है उसमें, मतलब भेड़ चाल चलती है, सब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी। दूसरा आपको एनालाइज करना है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ मूव हो रहा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको बड़े प्लेयर्स का फुटप्रिंट मिलने लग जाता है ओपन इंटरेस्ट आप जब एनालाइज करते हो। ये दो एनालिसिस करने के बाद मैं एक दो स्कैनर्स यूज़ करता हूँ मार्केट में। एक दो कॉन्सेप्ट है मेरे बिल्ड किए हुए बॉलिंजर बैंड पे, ओके जहाँ हम मार्केट को जोन्स में डिवाइड करते हैं। ओके जोन 1, 2 एंड 3, 4 ऐसे 4 जोन्स में डिफाइन करते हैं। तो हम ये ट्राई करते हैं कि अगर आप इसको लैपटॉप पे बता सकें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा, श्योर। है ना। सो आशीष भाई आप थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिकली बताइए कि आपकी जो अप्रोच है मार्केट को लेके, जो आपका सेटअप है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे एक जो हमारे व्यूवर्स हैं उससे ये बेनिफिट ले सकते हैं। यस अंकुश, बिफोर हम उस पर जंप करें ना, एक चीज मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जिसे हम सब जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी इजी है कंपेयर टू, अगर मैं कोई भी स्ट्रीम ऑफ स्टडी से कंपेयर करूँ, मतलब मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA या कोई भी अदर, टेक्निकल एनालिसिस को 1, 6, 8 महीने में भी सीख सकता है, और इट टेक्स एजेस, मतलब कोई प्रैक्टिस है, फिर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे। लेकिन फिर भी लोग पैसा क्यों नहीं बना रहे? दैट इज अ वन क्वेश्चन विच वी ऑलवेज आस्क एंड विच इज अ जेन्युइन क्वेश्चन एंड एवरीबडी शुड आस्क। क्या टेक्निकल राइट एनालिसिस काम नहीं करता है? और अगर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है तो लोग पैसा क्यों नहीं बना रहे? देखो, साइकोलॉजी तो है ही ऑब्वियसली ट्रेडिंग में। हम लोग, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ट्रेडिंग में जो साइकोलॉजी है उसका कंट्रीब्यूशन 70% है, ठीक है, और जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसका कंट्रीब्यूशन 30% से भी कम है। बट 30% जो कंट्रीब्यूशन है इसमें भी कहाँ लोग गलत जा रहे हैं? ओके, तो आई स्ट्रांगली बिलीव टेक्निकल एनालिसिस में दो तरीके के, या मार्केट में दो तरीके के फेजेस होते हैं, ठीक है, राइट जिसे ट्रेंड बोल सकते हैं और साइडवेज बोल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग एक स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, से ट्रेंड वाली,
कोई भी एक स्ट्रैटेजी सीख लिए और उसी को साइडवेज में भी लगा रहे। हम्म ट्रेंड के 100 इंडिकेटर्स, हजारों इंडिकेटर्स, इनफैक्ट 100 तो छोड़ दो, हजारों इंडिकेटर्स है, साइडवेज के भी हजारों इंडिकेटर्स है। हम्म लेकिन आप इसका कोई भी इंडिकेटर साइडवेज में लगा दो तो वो लॉस ही देगा कभी भी। कोई भी ट्रेंडिंग इंडिकेटर, भले ही वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो या आपका एडीएक्स हो या कोई भी इंडिकेटर बोल लो, आप उसको साइडवेज मार्केट में लगाओगे हमेशा लॉस देगा। सिमिलरली साइडवेज की कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर लो, कोई भी, और आप उसको ट्रेंडिंग इंडिकेटर में लगा दो तो हमेशा लॉस ही देंगे। तो लोग जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन होता है या पूछना चाहिए लोगों को कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट ट्रेड कर रहे हो, क्या वो ट्रेंड में है या साइडवेज में है, और क्या हमको ऐसा इंडिकेटर मिल सकता है जो ट्रेंड एंड साइडवेज बता दे, जो हमको ये बता दे कि कब ट्रेंड चालू होने वाला है, एंड हम उसको एज ए टूल, एज ए सिस्टम यूज कर सके। तो आई क्विकली जंप, एक इंडिकेटर है, दे माइट बी सेवरल, बट मैं जो यूज करता हूँ विच आई एम लाइक एब्सोल्युटली फैन, और लास्ट आई से मैं 18-19 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, लास्ट 15 साल से मैं एक ही इंडिकेटर पे स्टिक हूँ। सो यू कैन से कि आई एम वेरी बिग फैन ऑफ दैट इंडिकेटर, दैट इज बॉलिंजर बैंड। वन इंडिकेटर विच टेल्स यू एवरीथिंग। सो मैंने ये चार्ट, ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट है, वहां पे जाकर बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाया, सिंपल एकदम इंडिकेटर है। जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए थोड़ा सा मैं क्विक ब्रशअप कर देता हूँ। इसमें 3 लाइन होते हैं। ऊपर वाला जो लाइन होता है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, प्लस नीचे वाला जो लाइन है वो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये जो मिडिल लाइन है ये मूविंग एवरेज है। यूजुअली जो स्टैंडर्ड रहता है वो 20 मूविंग एवरेज का पीरियड यूज करता है, उसमें रहता है। दिस कैन बी एक्सपोनेंशियल, दिस कैन बी सिंपल मूविंग एवरेज, उससे हार्डली कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा लाइन का ऊपर नीचे आता है। ब्रॉडली कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो आपको ये 3 लाइन मिल गए। अब प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब पे जो भी ज्ञान है वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आ गया मार्केट तो इट हैज बिकम ओवर बॉट, ओवरबॉट। एंड यहाँ पर आ गया तो ओवर सोल्ड। ठीक है, मार्केट उतना इजी नहीं है, और उतना इजी होता तो हर कोई बिलियनर होता। ठीक है, कि आप ओवर बॉट में आ गए तो आप बेच दो। ऑब्वियसली जब हम ओवर बॉट सुनते हैं तो हमको क्या लगता है, बहुत ज्यादा हो चुका है बाइंग, अब यहाँ सेलिंग करो। और जब हम ओवर सोल्ड सुनते हैं तो हमको क्या लगता है, इट्स ए नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, तुमको लगता है कि बहुत ज्यादा बिक गया है, यहाँ पे बाइंग कर लो। बाय कर, राइट। बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच टू सी द मार्केट। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसी में एक और चीज ऐड करते हैं, सिंपल सा, वी ऐड वन मोर इंडिकेटर टू इट, एंड विच इज नथिंग बट अगेन द बॉलिंजर बैंड। बट जो सेकेंड बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हैं उसका हम सिर्फ जाके यहाँ पे इनपुट वैल्यू में जो 0.2 है उसकी जगह 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी जगह 0.7 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हैं, और सिर्फ आपको कलर में जाके यहाँ पे रेड कलर या कोई भी आपके कलर का चॉइस, मतलब कलर डिफरेंशिएट कर लो आप। ओके, तो हमारे पास अब 2 बॉलिंजर बैंड हो गए, और बेसिकली 5 लाइन या 4 जोन हो गए। ओके, तो मैं मार्केट को कैसे एनालाइज करता हूँ, कैसे विजुअलाइज करता हूँ, ये मेरे लिए जोन 1 हो गया, ये जो पार्ट है ये वाला, ये जोन 2 हो गया, ये जो टेरिटरी है ये जोन 3 हो गई, और ये जो पूरा जोन है यहां से आपका ये वाला नीचे वाला, ये जोन 4 हो गया। सो आई सी मार्केट इन 4 जोन्स। ओके, अब जोन 1 जो है वो ऑब्वियसली एक बुलिश जोन है। ओके, सिमिलरली जोन 4 जो है वो एक बेयरिश जोन है। ओके, तो आई मोस्ट ऑफ द टाइम, एटलीस्ट मेरी ट्रेडिंग में या मैं जब कोई स्टॉक एनालाइज करता हूँ, मेनी ऑफ द टाइम्स, और यू कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई प्रिफर टू पिक स्टॉक विच इज इन दिस जोन फॉर ट्रेडिंग। ओके, मतलब जोन 1 या जोन 2 में हूं, मतलब जोन 1 में हूं या जोन 2 में, आई नेवर बाय ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक, इस जोन के स्टॉक्स बाइंग के लिए। और जोन 3 एंड जोन 4, जो 3 एंड 4 है, दैट इज 4 इज एब्सोल्यूट बेयरिश, जोन 3 इज द स्टार्ट ऑफ द बेयरिश मोड। ओके, तो जोन 3 एंड जोन 4 इज फॉर मी वुड बी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी।
बट हाउएवर Okay. आई बिलीव जोन 2 एंड जोन 3 जो है, देयर आर बेसिकली नो मैंस लैंड। Sideways. you can say. डेमा के आसपास में 20 मूविंग एवरेज के आसपास में ट्रेड कर रहा है, मोस्टली मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है, और जो ब्रेकआउट आता है वो यहाँ से आता है। Okay. ठीक है, जो ब्रेकआउट आता है वो यहाँ से आता है। ठीक है? अब Okay. हम ये निफ्टी का चार्ट है, लेट्स जंप सम चार्ट्स और उस पर डिस्कस करते हैं। Hmm. सिंस वी बोथ आर सेबी रजिस्टर्ड तो हम लाइव डेटा पे नहीं डिस्कस कर सकते, बट लेट्स जंप टू लिटिल ओल्ड डेटा। Right. अभी प्रॉब्लम क्या है लोगों में, लोगों को लगता है कि अब जैसे अगर आप ये चार्ट देखोगे, HL का चार्ट है, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रैली दिस स्टॉक हैज गिवन। Right. ये स्टॉक की रैली चालू हुई थी ऑलमोस्ट यहाँ से, विच वॉज 360 400 का पॉइंट का। ठीक है, और ये वीकली चार्ट है। अगर आप देखोगे उसके बाद पूरे रैली में ये स्टॉक ने, give me a second, पूरे रैली में ये स्टॉक ने जूम आउट कर दो। Yes. ये जो रैली यहां से स्टार्ट हुई समवेयर अराउंड 400 से, ठीक है, ये आप यहां से भी बोल सकते हो, 400 से इट वेंट टू एज हाई एज ऑलमोस्ट 5000 प्लस लेवल। Right. ठीक है, उस पीरियड में सिर्फ एक बार, दो बार, तीन बार, बस तीन बार, फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड इट entered into zone 4। Right. Zone. अदरवाइज पूरी जो ट्रेजेक्टरी रही इसकी वो zone 1 की रही है Hmm. वीकली चार्ट्स पे। एंड व्हेन यू फाइंड सच अ ब्यूटीफुल सेटअप, आपको इसको ट्रेड करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ले लो, कोई भी, अच्छा. ठीक है? भले आप RSI यूज कर रहे हो, MACD यूज कर रहे हो, या आपका कोई दूसरा इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक्स है, आप कोई भी यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको सिर्फ उसमें एक ब्रेकआउट या इंडिकेटर देखना है। आपको थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का ज्ञान चाहिए, थोड़ा सा ऑप्शन चेन के एनालिसिस चाहिए, एंड यू कैन इजीली मेक मनी। 400 से 5000 की जर्नी में आपको 25-50 पॉइंट निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है। Hmm. इनफैक्ट यू वुड हैव गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। Right. नाउ कमिंग बैक द पॉइंट, लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कोशिश करते हैं जोन में शॉर्ट करने का, दे ट्राई टू बी ओवर्स। आई स्ट्रांगली बिलीव एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट ना, ही शुड नेवर आस्क व्हाई क्वेश्चन, एंड ही शुड बी अ फॉलोअर रादर देन अ लीडर। Right. He should be a follower. To be a good technical analyst, you should be a follower rather than a leader. आप लीड नहीं कर सकते हो प्राइस को, आपको Right. फॉलो बड़े इंस्टीट्यूशंस को, एंड यू हैव टू राइड दैट वेव। Okay, Mhm. it is very easy to tailgate, या एक शिप के पीछे अगर आप स्विम करो तो उसके ड्रैग से ही आप अपने आप स्विम कर लेते हो। Okay, so you have to be that, आपको मोमेंटम या ट्रेंड में ड्रैग होना है, you cannot create that trend. Why I'm saying this, see, मैं आप या जितने भी ऑडियंस ये देख रहे हैं, ठीक है, पॉडकास्ट, we all are retail category. Okay. Right. अभी आप बताओ, इनफैक्ट आई कॉल दिस इन माई क्लासेस समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ कैंडल, Hmm. या ये एक समझ लो ये ब्रेकआउट कैंडल है, लेट्स से दिस कैंडल, डू यू थिंक, और लेट्स से दिस कैंडल, लेट्स से दिस कैंडल, प्राइस यहाँ से मूव हो रहा है, ये कैंडल पे फोकस करते हैं, क्या आपको लगता है मैं, आप, या हम कोई भी जो ऑडियंस देख रहे हैं, वी कैन क्रिएट सच कैंडल? हमारे बाइंग से ऐसा कैंडल्स बन सकता है? नहीं, definitely no. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन कैंडल, तो वी कॉल इट लाइक मैं मेरे क्लास या मेरे जहाँ भी हमारे ऑफिस में भी डिस्कस, वी कॉल दिस काइंड ऑफ अ कैंडल एज RJ कैंडल। वी ऑल आर, वी एडमायर राकेश झुनझुनवाला जी, ठीक है, Hmm. वी टेक हिम एज रॉक स्टार। Hmm. अगर आप बताओ कि आपको एक न्यूज आ जाए कि रेयर इंटरप्राइजेज या राकेश झुनझुनवाला जी, अगर कोई, समझ लो जब वो थे, वो कोई स्टॉक खरीद रहे थे, क्या आप उसको जाकर सेल करोगे? No. या वो कोई स्टॉक बेच रहे हैं तो आप उसको कभी खरीदोगे? नहीं. आप कभी भी उनके अगेंस्ट में काम नहीं करोगे। ठीक Right. है, सो ये जो कैंडल है, ये कैंडल कोई बड़े इंस्टीट्यूशन के कारण नहीं बनती है, मेरे और आपके खरीदने से नहीं बनेगी, कितना भी हम मसल पावर लगा ले। तो व्हेन सम बिगर इंस्टीट्यूशन इज गिविंग अ क्लीन ब्रेकआउट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट राइड दैट वेव। Okay. सो जोन 1 में अगर एक बार स्टॉक एंट्री होता है,
उसके बाद इट स्टेज देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि वो जोन वन में ब्रेकआउट देगा एंड इट विल फ्लिप इमीडिएटली बैक। यस, देयर विल बी सम फॉल्स ब्रेकआउट, बट इसीलिए आपको हायर टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है। ओके ओके, एंड मिडिल टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम आप बोल दो, या मिडिल टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम जो भी आप उसको बोलो, मिडिल टाइम फ्रेम है उससे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और एक्चुअली आप उससे भी एक स्टेप नीचे जाओगे, एक और टाइम फ्रेम के उससे वापस आप एक स्टेप डाउन करोगे टाइम फ्रेम को, स्टेप डाउन करोगे एक टाइम फ्रेम को, एंड वहां पे आप अपना एग्जिट प्लान करोगे। ओके सो दिस शुड बी द क्रोनोलॉजी। ओके आपको हायर टाइम फ्रेम, आप जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम के स्टॉक्स एनालाइज कर पाओ, जितना ज्यादा आप आफ्टर मार्केट आवर्स में अपना होमवर्क कर पाओ, उतना ज्यादा आपका ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में लाइफ इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। यस। सो इसमें फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो स्विंग ट्रेड कर रहा है, लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए ट्रेड कर रहा है, तो व्हाट शुड बी आइडल टाइम फ्रेम फॉर व्हेन वी से हायर टाइम फ्रेम? सो उसका एनालिसिस का क्या मतलब, हायर टाइम फ्रेम किस कौन से चार्ट पे लेना चाहिए, डेली पे लेना चाहिए या वर्ली या वीकली, किस पे जाना चाहिए? नहीं, अगर आपका 2-3 महीने का होल्डिंग पीरियड है, ठीक है, इफ योर हम्म होल्डिंग पीरियड इज 2 to 3 months, यू हैव टू हम्म शिफ्ट टू द मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम ओके मिनिमम। ओके वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हो, इट गिव्स यू हम्म ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर, बहुत इजी हो ओके जाता है एनालाइज करना के। हम्म और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड करना भी बिकम्स फार फार इजियर। ओके इट बिकम्स सुपर इजी कि आपको एक फेज मिल रहा है, फिर आपको उस फेज को राइड करना है। हम्म बट अब ऐसा हो गया है, मार्केट ऐसा कंडीशन हो गया है कि 2-3 महीना भी कोई ट्रेंड सस्टेन नहीं हो पाता है। हम्म इतना हम साइडवेज बोल लो या इतना हम हाइपर वॉलेटाइल पीरियड में ट्रेड कर रहे हैं कि विद इन वीक्स ट्रेंड इज चेंजिंग। ओके आप देखो, बजट के बाद एक रैली आई थी, बट वो हम्म फिजल आउट पे, उसके बाद एक फॉल आया, वो भी काफी जल्दी शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, मैं अगर निफ्टी के चार्ट से एक्सप्लेन करूं तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आप निफ्टी का मंथली चार्ट देख लो, अगर निफ्टी का मंथली चार्ट देख लो, पिछले 3 से 4 महीने से मार्केट एक एब्सोल्युटली साइडवेज है। इनफैक्ट राइट अक्टूबर से अभी तक में कोई खास हम्म रैली आई नहीं। इनफैक्ट 5-6 महीना मार्केट कंटिन्यूसली गिरा। हम्म 6 months तक देयर वाज अ कंटिन्यूअस फॉल मंथ ऑन मंथ हम्म ऑलमोस्ट। मैंने उसके बाद एक दो रैली रैली आई, एंड देन फिर बजट वाली बजट के बाद एक रैली आई थी। बजट फेब में आया, उसके बाद एक रैली आई, और वो फिर वापस 15 अगस्त को एक मोमेंटम चालू हुआ, एंड वापस अब वो फिजल आउट होता हुआ देखने मिला। तो मार्केट राइट 3-4 महीने से तो काफी साइडवेज हो गया है। ओके। Yeah. सो इसमें अगर मेरे को फॉर एग्जांपल कुछ अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक जोन वन में है, जोन टू में है, थ्री में है, फोर में, तो ऐसा कुछ हम लोग स्कैनर वगैरह कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप में कुछ यूज करते हैं जिसमें हमको एक आइडेंटिफाई हो जाए स्टॉक्स कि एटलीस्ट ये स्टॉक तो है भाई कि जोन वन में है, ताकि इतने सारे यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स में हमको मैनुअली, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली अंकुश भाई, एक मतलब द बेस्ट पार्ट इज वी आर लिविंग इन सच अमेजिंग वर्ल्ड या अमेजिंग टाइम कि आप जो चीज़ अभी मांगो वो मिल रही है। ठीक राइट है, अपन सब ने बहुत पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की। सेकंड, लेट मी जस्ट क्विकली। हमने आई थिंक 2008 में चालू की, और वो एक टाइम था जब हमको ना यूट्यूब वीडियोस थे, ना कोई बुक्स मिलते थे, ना कोई नॉलेज था। इनफैक्ट आई यूज टू राइट पे ईओडी डेटा के लिए चार्जेस। हाँ हाँ 10,000 12,000 रुपये में स्पेशली हम साल का लोग वो देता था। यूज करते थे, हाँ, मेटा स्टॉक मेटा करके स्टॉक, ईओडी एक डेटा। प्लेटफॉर्म था, उसमें ईओडी डेटा के लिए मैं चार्जेस पे करता था। राइट राइट तो राइट। वहां से अभी लाइव चार्ट्स मिल रहे हैं, वो भी फ्री। तो वी हैव कम अ हम्म लॉन्ग वे। राइट तो विल जस्ट क्विकली डिस्कस स्क्रीनर। ये राइट चैटिंग करके एक क्या बोलते हैं, चार्टिंग करके एक प्लेटफॉर्म है, एंड इट्स ओके जो स्क्रीनर्स है ये फ्री है।
Okay, so अच्छा, nobody had to pay anything. So okay, there's two scanners created. One is okay, which gives you stock which is into zone one, अच्छा, and one gives you this which is in getting into zone 4. दो तरीके okay, के स्कैनर्स है. Okay. okay, अब जैसे आप अभी देखोगे मैंने रन किया ये स्कैनर immediately हम्म, give me a list of stocks which is just entered into zone 1. Okay. okay, That includes Idea, Glenmark, Vedanta, Biocon and 197 Communication. okay, अगर मैं इसी को टॉगल कर दूं, इसी को डिसेबल करके इसको ऑन कर दूं, and I just run the scan, तो I'm getting all the stocks which are already there in the zone 1. तो okay, इसमें मेरे को दो स्कैनर है ये. आई विल शेयर यू द लिंक, उसमें नीचे उसमें डाल देना लिंक. डाल्सन, यस, यस. तो आपको जस्ट गिव मी अ सेकंड. This one is giving me a list of which is a fresh entry. okay, Okay. फ्रेश एंट्री वाले स्टॉक्स आ रहे हैं इसमें. सॉरी फॉर माय पेन. ये जो स्कैनर है, दिस इज गिविंग मी अ फ्रेश एंट्री वाले स्टॉक्स जो फ्रेशली एंटर्ड हुए हैं जोन 1 में. okay, एंड okay, दिस लिस्ट गिव्स मी ऑल द स्टॉक्स विच आर देयर इन जोन 1. सारे के सारे स्टॉक जो जोन 1 में फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, और फ्रेश एंट्री वाले कितने हैं. तो अगर आप, और ये डेली टाइम फ्रेम पे है. ठीक है. तो आप अच्छा, देखोगे अभी कि देर आर अप्रोक्सीमेटली 20 stocks. I think it will be more. It will be more. It's more. So there one list में 20. There are total 66 stocks. ये F&O stocks पे है. तो अच्छा, 220 stocks में से करीब करीब 66 stocks are already there in Zone 1. Okay. And आप इसके वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो कि FMCG के कितने अच्छा, स्टॉक्स हैं. okay, और इनफैक्ट व्हाट वी डू इज, ऑब्वियसली मैं तो इतने साल से कर रहा हूँ, मेरे को एक समझ में भी आ जाता है. आप इसको सिर्फ डाउनलोड कर लो एंड यू जस्ट ट्राई टू पुट एक्सेल में, और आप जस्ट ट्राई टू पुट कि कौन से सेक्टर्स है ये स्टॉक्स. तो आपको बहुत okay, क्लैरिटी आ जाती है कि कौन से सेक्टर के स्टॉक जोन 1 में है. sectorial rotation, yes, तो sector, ये सेक्टोरल breakout देख रोटेशन रहे एंड टॉप डाउन अप्रोच वर्क्स ब्यूटीफुली. क्योंकि आपको सेक्टर टेलविंड है, हाँ, सेक्टर का हाँ, सपोर्ट है, तो बहुत इजी हो जाता है. और स्टॉक जब सेक्टर का मोमेंटम रहता है ना, तो खराब से खराब स्टॉक भी चल जाता है हाँ, राइट. सो उस इस पे सेक्टर थोड़ा का. सा हम लोग देखते हैं कि अभी आपने सिंपल सा ये किया है कि जो भी स्टॉक इज ग्रेटर देन डेली बोलिंगर बैंड 2.7 के, ओके, हाँ. तो डेली के ऊपर है दैट मीन्स 0.7 के, तो अपर बैंड तो जोन 1 में चला गया डेफिनेटली अपना. हाँ. और नीचे हम लोगों ने दे के रखा है जो क्रॉस क्रॉस्ड है. अबव, ओके, हाँ. जस्ट क्रॉस किया तो जोन 3 एंड 4, जोन 1 एंड 4. सॉरी सॉरी 1 एंड 4, 4. ओके, आप इसको सारे यूनिवर्स पे रन कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि F&O स्टॉक्स पे ट्रेड करो, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि शॉर्टिंग और भी ऑप्शंस आ जाते हैं. और इससे भी मेरे को लगता है कि इनडायरेक्ट वे में आपको मार्केट का भी समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ काफी अच्छा सेंस 200 मिल टू जाता है. 20 स्टॉक्स 60 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो जोन 1 में, राइट, यस. तो हो सकता है सब जोन नीचे में ही है, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट यू कैन से कि भाई साइडवेज टू. अब आप, अगर मैं लोअर बैंड में चेक करूं, तो देखो आप हम्म, इतने स्टॉक्स जो फ्रेश एंट्री हुए हैं, अच्छा, 17 स्टॉक जो फ्रेश एंट्री 17 हुए फ्रेश हैं एंट्री हुए, जोन ग्रेट, 4 में, जिनमें बहुत शॉर्टिंग हुई है, राइट फ्रॉम परसिस्टेंट टू मजगांव डॉक. हाँ, अब तो हम, इसमें अगर देखोगे, अगर मैं सिर्फ ब्रॉडली भी स्कैन करूं, एक हाँ आईटी हाँ, स्टॉक है, आईटी है, दूसरा आईटी स्टॉक, तीसरा आईटी स्टॉक, साइन, यस, विप्रो, चौथा आईटी स्टॉक. तो 17 में से यस, 4 आईटी स्टॉक्स है. तो एक क्लियर सेंस ऑफ मेरे को सेक्टर का भी मिल रहा है कि कहाँ ज्यादा सेक्टोरियल, शॉर्टिंग हुई है. राइट, ठीक है. ग्रेट ग्रेट, उसके बाद आप देखो HAL, मजगांव डॉक, तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि यार ये फार्मा में भी काफी कुछ शॉर्टिंग ना हो रही कुछ है. है, मतलब यस, दो, डिवीज लैब है, पांच पांच स्टॉक है फार्मा सीमेंस है, के. राइट, हाँ, इसमें सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि यूजुअली फार्मा एज ए सेक्टर आप एनालाइज मत करो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दो फार्मा कंपनीज को कंपेयर करना. जब हम फंडामेंटली भी चेक करते हैं, दो बैंक्स को कंपेयर करना बहुत इजी है, HDFC और कोटक, या ICICI और कोटक, क्योंकि उनका निम रेशियोज, आप रेशियो एनालिसिस रन कर सकते हो, सब कुछ ऑपरेशनली दे आर वेरी सिमिलर. आईटी स्टॉक्स ऑपरेशनली वेरी सिमिलर. ठीक है.
बट फार्मा में क्या होता है, एक कंपनी ड्रग बना रही है, से कैंसर का, दूसरा बना रही है पेन किलर बेसिक, तो उनके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, उनका प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ काफी डिफर हो जाता है। राइट। मे बी एक जेनरिक बना रही है, एक बहुत रिसर्च ड्रग बना रही है, तो फार्मा हम्म। को आप एक्सक्लूड कर लो, बट अदर देन फार्मा इट वर्क्स ऑन ऑल द सेक्टर, वेदर स्टील, सीमेंट, आईटी, बैंक्स, तो हर सेक्टर में ब्यूटिफुली रन होता है। ओके। सेक्टर एनालिसिस के लिए आपको ब्यूटिफुली रन होता है। अब अगर आप राइट। वैसे ही देखोगे कितने स्टॉक ऑलरेडी जोन 4 में हैं, you'll see हम्म। at least 67 stocks are in zone ओके। 4. ओके। ओके। 67 stocks are already in zone 4, जिसमें वन हम्म। बेवरेजेस है, परसिस्टेंट है, प्रेस्टीज है. So these are not buy sell recommendation, but we are discussing how to scan the stocks. राइट। ग्रेट तो ग्रेट। अगर आप देखो इसको, यहाँ से क्लियर क्लियर दिख रहा है. अभी मैं हम्म। अगर बेसिक भी इसको बर्ड्स आई व्यू में भी देखूं, एक हम्म। रियल एस्टेट कंपनी, हम्म। प्रेस्टीज एस्टेट्स, दूसरी हम्म। रियल एस्टेट कंपनी, तीसरी रियल गोदरेज। एस्टेट कंपनी. ठीक है. राइट। तो एटलीस्ट 12 में माइक्रो से, कैप। 12-13 में से तो 4-5 तो रियल एस्टेट कंपनियां ही हैं. तो मतलब आपको हम्म। क्लियर एक सेंस मिल रहा है कि रियल एस्टेट में फ्राइडे के दिन शॉर्टिंग हुई थी. हम्म। अब आप सी, हाउ आई सी मार्केट इज एज अ बिग जिगजॉ पजल, और जितने आप पीसेस उसमें ऐड करोगे उतनी पिक्चर क्लियर हम्म। होती जाएगी. राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस इज वन पीस. आपको मार्केट हम्म। इकोनॉमिक्स समझना चाहिए, आपको ब्रॉडर ओआई का डेटा समझना चाहिए, आपको थोड़ा फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए. नॉट मच, बट एटलीस्ट इतना समझ आना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, बैलेंस शीट्स, हाउ दे आर परफॉर्मिंग. आपको थोड़ा प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, इंडिकेटर्स का, मैकेनिकल इंडिकेटर्स का, हाउ दे परफॉर्म. थोड़ा सा आप चार्ट्स के साथ साथ ओआई एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखो. जितना पीसेस को ऐड करोगे उतनी पिक्चर क्लियर और बनती जाएगी. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अमेजिंग। सो ये प्रोसेस तो बहुत ही मेरे को शॉर्टेड लगा, बिकॉज डुएबल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। साथ में दो तीन चीज़ें जो हम लोग इतने टाइम की लर्निंग में सीखें कि भाई आपको मल्टी टाइम एनालिसिस करना चाहिए, जो स्टॉक्स का ट्रेंड है इंस्टीट्यूशन से, तो वो सारा चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट किया ये स्ट्रैटेजी में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफ़ी अमेजिंग है। मीनवाइल हम ट्राई करेंगे कि ये जो लिंक्स हैं इसके, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो यूज़ कर पाए। थैंक यू. थैंक यू आशीष भाई। थैंक यू अनुज भाई. Yeah, nice. You want to stop? सो आशीष भाई, स्ट्रैटेजी तो हमको आपकी बहुत अच्छी लगी, जो आपका अप्रोच है, और साथ में सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच है और इजी टू अंडरस्टैंड है विथ लॉजिकल। जैसे हम लोगों ने बॉलिंगर बैंड के बारे में जो डिस्कस किया, वो इस तरीके से मैंने तो आज के पहले देखा नहीं था बॉलिंगर बैंड को। हमको तो ये लगता था कि अपर बैंड में है तो सेल कर दो, लोअर बैंड में है तो आप बाई कर लो, मीन रिवर्टिंग है। तो ये स्ट्रैटेजी तो मेरे को समझ में आ गई, और होप जो व्यूवर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखिए, स्ट्रैटेजी तो इन जनरल बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। मेन जो साइकोलॉजी है, प्रोबेबिलिस्टिक जो माइंडसेट रहता है, तो आपको साइकोलॉजी में बहुत लोगों को चैलेंज आता है, तो उस पर आप थोड़ा सा अपना कुछ इनपुट दीजिए जो हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा हेल्प करे। जो साइकोलॉजी, आई थिंक 80% कॉन्ट्रीब्यूशन साइकोलॉजी का है, 20% सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का रहता है. और जो जिस लिए ये हम डेटा देखते हैं कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, उसमें मेन कारण है कि साइकोलॉजी. जो रिटेल ट्रेडर है उनसे लॉस ही नहीं काटा जाता, और जिस दिन आप लॉस काटना सीख जाए, इनफैक्ट जितनी जल्दी आप लॉस काटोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा. मोस्ट प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया होता है, लोग लॉस को लेके बैठे रहते और प्रॉफिट को बहुत जल्दी काटते. जिस दिन आप ये गेम को रिवर्स कर लोगे ना, उस दिन आपकी ट्रेडिंग ही पूरी चेंज हो जाएगी. तो हमने वही देखा है कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो आपका हिट रेशियो बहुत ही लो है. मतलब हमने जितनी स्ट्रैटेजी अभी तक बैक टेस्ट की होगी, खासकर ट्रेंड फॉलोइंग, 30% 40% के आसपास का हिट रेशियो है, और उसमें आपको विनर्स बड़े रखने हैं अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग आप कर रहे हैं.
और अगर आपके बड़े विनर्स नहीं हैं और आप बड़े प्रॉफिट्स नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं यू विल एंड अप लूजिंग मनी। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एक इनपुट है जो लोगों को देखना चाहिए। और साथ में इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों ने देखा भी है कि आपका मिनिमम 1:2, 1:3, 1:4, एक लोगों ने यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती कि भाई आपका अगर आपकी स्ट्रैटेजी 1:2 पे काम नहीं कर रही है या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं ले रहे हैं तो आप नेट टू नेट एक तरीके से लूज़र रहेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आज की डेट में, राइट? तो वो कंफ्यूजन को हमको व्यूवर्स का दूर करना है। तो आपका इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा, आप बताइए उसको थोड़ा सा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के कारण हुआ है। जो ट्रेड नहीं करते वो ज़्यादा इसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे कि आपकी स्ट्रैटेजी में 1:7 मिनिमम होना चाहिए या 1:4 होना चाहिए। 2 एग्जांपल देता हूँ 2 इंडस्ट्री की जो कि ट्रेडिंग या प्रोबेबिलिटी पे काम करती है या गैम्बलिंग जैसे आप बोल सकते हो। पहली इंडस्ट्री है प्राइवेट इक्विटी, जो ये स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। आप देखोगे उनको भी पता है जो स्टार्टअप में पैसा लगा रहा है, अगर वो 100 कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो उनको भी पता है कि 70 स्टार्टअप तो फेल ही हो जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो पैसा पूरा डूबने वाला है। मतलब हीरो ज़ीरो अगर मैं बोलूँ तो ज़ीरो ही होने वाले। और उसमें से 100 में से सिर्फ 5 कंपनी है जो IPO जाएगी या जिसमें बहुत बड़े एग्जिट्स मिलेंगे, राइट? ओके। तो आप सोचो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। उनके ट्रेड्स 100 में से सिर्फ 5 ट्रेड ही है जिनमें बड़े पैसे बन रहे, राइट, बट वो मल्टी बैगर बन रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 70% ट्रेड में आपका जीरो हो रहा है तो आप गलत हो। आप 5% भी अगर आपका सक्सेस रेट है और अगर आपका मल्टी बैगर आप निकाल सकते हो तो भी सही है। दूसरी इंडस्ट्री एक डिस्कस करते हैं, कसिनो। कसिनो में 2 पार्टीज रहती है, एक जिसको हम हाउस बोलते हैं और एक होता है प्लेयर, जो हम जा रहे हैं कसिनो में या कोई जा रहा है। कि कितने गेम्स ऐसे हैं जिसमें कसिनो की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 51% है और जो प्लेयर है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 49% है, लेकिन वो भी $billion की इंडस्ट्री चल रही है। तो जहां आपकी विनिंग परसेंटेज इतनी कम है, मतलब आप समझ लो 51 49 इज 1:1, थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा ज्यादा 2% का आप बोल सकते हैं एज है। उस पे भी उतने छोटे से एज पे भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। और एक इंडस्ट्री है जहां पे आप सिर्फ 5% टाइम जीत रहे हो, उस पे भी वो इंडस्ट्री चल रही है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। आपको आपकी स्ट्रैटेजी देखनी है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल देखना है, आपके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। यूट्यूब का ज्ञान लेकर या इंस्टाग्राम वालों का ज्ञान लेकर आपको स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। एग्जैक्टली। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने हिसाब से रिस्क फॉलो करिए, अपने हिसाब से देखिए कि आपका जो मेंटल पीस है या आपकी साइकोलॉजी है, या आप सिंपल सा बोलें कि किस में आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो रहा है स्ट्रैटेजी जब आप एक्चुअल में ट्रेड करने जा रहे हैं। और ऐसी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करिए जो आपकी साइकोलॉजी को सूट कर रहा है, आपके सेटअप्स को सूट कर रहा है, और मोर देन आपके पास जो कैपिटल है आज की डेट में उसको सूट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच आशीष भाई, और बहुत ही अच्छा हमको इनपुट मिला, बहुत ही हेल्पफुल रहा। होप हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी इनपुट्स मिले होंगे, और हम चाहेंगे कि और इस तरीके के काफ़ी सारे सेशंस आपके साथ हम लोग करें। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला उसके लिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।